हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 9, जिसका हमने पार्ट 1 तो कल कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में करेंगे इसका पार्ट 2, जिसकी एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता ही है 17 अक्टूबर है। तो इसके लिए अब बस 1 वीक बचा है, तो हम जल्दी ही प्रैक्टिस सेट बस इसके बाद लास्ट बचा है 10th, तो वो भी बस 1-2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो जिसने इससे पहले के सेट नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जीएस के लिए भी इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और सोशल स्टडीज़ के लिए भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है 100 तक के तो हमारे हो गए थे। तो 101 वाला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्राधिकरण है। तो बताना है जो संविधान में जिनकी मतलब वो आयोग बताने हैं जिनका जो गठन किया गया था वो संविधान के अकॉर्डिंग किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या पंचायत। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसका हमें पता है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग ही किया गया था। और कौन से आर्टिकल में है इसके बारे में, जिसका मतलब आर्टिकल बना हुआ है, आर्टिकल है 324। फिर नेक्स्ट है वित्त आयोग, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, ये आर्टिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं 280, क्योंकि वित्त आयोग का भी बहुत पूछा जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग का भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इसका जो है संवैधानिक ये निकाय नहीं है। फोर्थ है पंचायत, पंचायत तो हमें पता ही है कि उसमें अमेंडमेंट किया गया था तब इसको बनाया गया था। ये कौन से आर्टिकल में आता है, गाँव की पंचायत के लिए आर्टिकल 40 में। तो इसमें पूछा है कौन कौन से संवैधानिक प्राधिकरण है, तो हमारा हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए कि कौन से कथन इसमें से सही है, ये हमें देखने हैं। फर्स्ट हमें दिया गया है कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो उम्र होती है वो 62 वर्ष होती है, ये बिल्कुल ठीक है। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। तो किसी को अगर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी पार्टी को बनना है तो उसके लिए यही इंपॉर्टेंट होता है कि वो 4 या 4 से अधिक राज्यों में उसकी मान्यता होनी चाहिए, ये भी ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है। तो जो मनी बिल ही एक ऐसा बिल होता है जिसकी जो पूरा मतलब उसका कंट्रोल होता है वो केवल लोकसभा में ही होता है। तो ऑप्शन ये भी ठीक हो जाएगा। संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। तो संज्ञेय अपराध मतलब बहुत ही बड़ा कोई अपराध कर देना जिसमें बिना वारंट दिए ही गिरफ्तार कर लेते हैं। तो हमारे ये चारों के चारों ही ऑप्शंस ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। राज्य सरकारों नेक्स्ट है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन अनुदेशित करता है। तो राज्य सरकार जो है उनके बारे में कौन सी अनुसूची में बताया गया है, 7वीं अनुसूची में। अब इन्हें जो कृषि आयकर अनुदेशित करता है ये करता है भारत का संविधान। वित्त आयोग से रिलेटेड आर्टिकल अभी हमने देख ही लिया कि 280 है। और ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 263। और राज्य विकास परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, तो ध्रुव तारा जो नॉर्थ स्टार होता है उसकी तरफ संकेत करते हैं, उस तारामंडल को क्या कहा जाता है, सप्तऋषि। सप्तऋषि तारामंडल जो है वो 7 तारों का समूह होता है। और जो इनकी शेप होती है वो एक बड़े चम्मच मतलब स्पून जो होता है उसकी शेप में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धाराएं हैं। तो ये ठंडी और गर्म धाराएं पूछ ली जाती हैं ज़्यादातर। तो अब ये देखना है कि ठंडी इनमें से कौन कौन सी है। तो जो हम्बोल्ट धारा है ये भी ठंडी धारा है, और ओयोसियो धारा है ये भी ठंडी धारा है, कनारी धारा है ये भी ठंडी है। लेकिन जो ये ब्राज़ील धारा है ये कैसी है, गर्म धारा। तो इसमें पूछा है कि कौन सी ठंडी धाराएं हैं, तो ये हो जाएगी हम्बोल्ट, ओयोसिबो और कनारी। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका का स्थलाव्रत देश है। तो जो अफ्रीका का स्थलाव्रत देश है वो है चाड, ऑप्शन बी। स्थलाव्रत जो मतलब इसका इंग्लिश में होता है लैंड लॉक्ड। ये देश वे देश होते हैं जिनकी जो सीमाएं हैं वो समुद्र से नहीं मिलती। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से बताना है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण कौन सा नहीं है, अंगोल, संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट या फिर ग्रेनाइट। तो इनमें से कौन सा नहीं है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण,
ग्रेनाइट। ये कौन सी चट्टानों का, ये भी याद रखना है, ये है आग्नेय चट्टानों का। मोना ओला, मोना लोआ उदाहरण है। मोना लोआ जो है किस चीज़ का उदाहरण है, ये है सक्रिय ज्वालामुखी। और कहाँ पर है ये, अमेरिका में। मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र डोगर बैंक कहाँ पर स्थित है। मत्स्य उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है डोगर बैंक, ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरी सागर में। टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, अंटार्कटिका में। यह एक शुष्क घाटी है, ड्राई वैली। एल निनो बनता है प्रशांत महासागर में। रूर स्थित है। रूर कहाँ पर स्थित है, ये एक औद्योगिक प्रदेश है जो कि जर्मनी में स्थित है। रूर को जर्मनी का काला प्रदेश भी कहा जाता है। उशोत्स की घाटी मतलब वैली ऑफ गीजर्स निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। वैली ऑफ गीजर जो है वो कहाँ पर स्थित है, कमचटका, जो कि रूस में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये देखना है कौन सा सही मैच नहीं है। भांडेर सीरीज ये सही है, ऊपरी विंध्य। पापगनी सीरीज ये गलत है, ये दिया गया है निचली विंध्य, जबकि ये कहाँ पर है, कुड़प्पा। नेक्स्ट है खोंडलाइट सीरीज, ये भी सही है, धारवाड़। और पंचेत सीरीज ये भी सही है, गोंडवाना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, जो कि सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ बिगनिंग मतलब जहाँ से शुरुआत होती है, उनके जो शुरुआत होने का पॉइंट है लगभग वो एक ही है, तो वो है ब्रह्मपुत्र और सिंध। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। तो ऐसा कौन सा आइलैंड है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है, ये है सल्सेट। ये कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है। और इसी द्वीप पर कौन सा शहर है, मुंबई। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया, वे कौन से हैं, भारत और चीन। 6 जुलाई 2006 को नाथुला दर्रा जो है भारत और चीन के सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया था। ये पूछ सकते हैं ये नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये है सिक्किम में। लातूर किस प्रांत में है, लातूर है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। दुलहती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है। दुलहती जो बिजली स्टेशन है ये स्थित है चिनाब नदी पर। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों के कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। तो कोयला के हिसाब से हमें अवरोही क्रम बताना है, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, इस टाइप से। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो झारखंड में पाया जाता है, तो ए और बी तो हमारे कट हो जाएंगे। अब झारखंड के बाद कहाँ पर आएगा, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश में। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी, दार्जिलिंग में। यह भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है। इसका नेम क्या है, सिद्रपोंग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है, तो ये पूछ लेते हैं शोध संस्थान की कहाँ पर स्थित है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो चावल का कहाँ पर स्थित है, कटक में। कटक कहाँ, उड़ीसा में। अब जैसे आलू का पूछ सकते हैं, तो आलू का कहाँ पर है, शिमला में। इस टाइप से केले का याद रखना है, केले का होता है त्रिची में। और तंबाकू का राजमुंदरी, गन्ने का कोयम्बटूर। तो ये कुछ है जो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट है 10% नियम किससे संबंधित है। जो 10% का लॉ होता है वो किससे रिलेटेड होता है, जो ऊर्जा होती है, जो सूर्य से 100% ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब वो एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर पर जाती है तो उसमें 10% जो है उसका लॉस हो जाता है। तो ये हो जाएगा ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनमें आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण के द्वारा।
नेक्स्ट है, हमें सूची फर्स्ट से सेकंड को मैच करना है। सूची फर्स्ट में वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और सेकंड में राज्य दिए गए हैं। तो नामदफा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, तो ए का हो जाएगा हमारा 2। फिर बांदीपुर है कर्नाटक में, बी का हो जाएगा 1। पेरियार कहाँ पर है? केरल में, सी का हो जाएगा 4। और लामजाऊ है मणिपुर में, तो डी का हो जाएगा 3। 2 1 4 3 हो जाएंगे हमारे ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है? तो जलवायु परिवर्तन के जो प्रमुख कारक है वो हमें देखने हैं। जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन करना, और तेल चालित स्वचालितों की संख्या का विस्फोटन करना, और सौर धतक में वृद्धि, ये तो नहीं होगा, और अत्यधिक वनोन्मूलन। तो हमारे हो जाएंगे 1 2 4 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। फर्स्ट दिया गया है पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बैंगलोर में है, ये बिल्कुल ठीक है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, ये भी देहरादून में है। नेक्स्ट है वन प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में दिया गया है, जबकि ये कहाँ पर है? भोपाल में। तो हमारा सी तो मैच होगा नहीं। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान, ये सही है, अल्मोड़ा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था 25 नवंबर 1974 में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। डीजल लोकोमोटिव, नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो वाराणसी है वो अब क्या प्रदान करता है या क्या बनाता है? तो ये डीजल और बिजली इंजन दोनों ही बनाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के जनपदों में से बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुक्सा जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है बिजनौर और आगरा में। उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो अस्तित्व में कब आया था? ये अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछ सकते हैं, ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान, ये स्थित है मथुरा में, ऑप्शन बी। और इसकी स्थापना हुई थी 2001 ईस्वी में। द ऑपरेशन ग्रीन योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। द ऑपरेशन ग्रीन योजना का उत्तर प्रदेश में जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 2001 में, 1 जुलाई 2001 को। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री कौन है? तो जो लोक निर्माण मंत्री हैं वो है केशव प्रसाद मौर्य, ऑप्शन ए। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? कालपी नगर है यमुना नदी के तट पर। आयात व निर्यात पर कर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात, इंपोर्ट व एक्सपोर्ट पर जो लगाया जाने वाला कर होता है उसे कहते हैं सीमा कर। काली मुद्रा क्या है? ब्लैक करेंसी। काली मुद्रा होती है एक अवैध आय होती है जिस पर आयकर नहीं दिया गया, मतलब एक ऐसी आय, इलीगल इनकम जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, जिसे ब्लैक मनी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो रबी की फसल इनमें से कौन सी है? सरसों। भारत में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है, एक तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो ये जो अरहर, मक्का, कपास, ये तीनों किस टाइप की हैं? ये है खरीफ की फसल। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये सबसे अच्छा जो स्रोत है ये है जल विद्युत, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जल से बिजली उत्पन्न की जाती है। मध्याह्न भोजन योजना किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो ये जो मिड डे मील योजना थी इसका नेम अब चेंज करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। अब ये किसके द्वारा प्रबंध की जाती है ये बताना है, तो वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगे भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो ये होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। वर्ष 2018-19 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश से सर्वाधिक आयात किया है? तो 2018-19 में सबसे ज़्यादा जो आयात किया था वो किस देश से किया था? चीन से। अब भी जो रिपोर्ट निकली है जो सबसे ज़्यादा व्यापारिक संगठन के लिए मेन कंट्री है इंडिया की, वो चीन ही है।
विश्व व्यापार संगठन WTO ये कहाँ पर स्थित है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर थी वो किसमें दर्ज की गई थी? 1971 से 1981 के बीच में। तरिंगवाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। इसे उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिक है? अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद सेकंड पर आएगा महाराष्ट्र, फिर थर्ड पर गुजरात, फिर फोर्थ पर आएगा राजस्थान और फिफ्थ पर गुजरात। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। बीवी गिरी जो राष्ट्रीय श्रम संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? यूपी के नोएडा में। मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जो हमारा संविधान है उसमें जो जिला शब्द है उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि इनमें से कोई जो हमें दे रखे 233, 223, 245 इनमें से किसी भी आर्टिकल में जिला शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।